अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई और दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेरिएशन का लेक्चर नंबर 2। सही है। और एक्सरसाइज 3.1 के हमने पिछले लेक्चर में 12 क्वेश्चन किए थे और मज़ीद आगे के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा भाई, तो जो मजीद आगे के क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर ये आपको समझ आ गए और आपके जहन में बैठ गए और आपने इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली तो समझ जाओ कि मैथ की जो बेसिक कैलकुलेशन है ना वो आपकी पक्की होगी। सही है। इसमें हर किस्म के कैलकुलेशन आ रहे हैं, एलसीएम भी आ रहा है, आपका एलिमिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो वो भी आ रहा है। सही है। तो शुरू करते हैं। एक चीज है, 13वां सवाल है। सबसे पहले इसमें लिखा है फाइंड द 4 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल्स। प्रोपोर्शनल्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं भाई, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। सही, ये प्रोपोर्शन है। एक प्रोपोर्शन होता था और एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता था। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता था, A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता था। लेकिन यहाँ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसलिए मैंने प्रोपोर्शन लिखा है, सिर्फ प्रोपोर्शन वाला लिखा है। और 4 नंबर है तो मैंने कहा चलो 4 नंबर जो है उसको मैंने मान लिया A B C D। सही है। आप कुछ भी मान सकते हो, C D E F वगैरह, E F G H X Y Z कुछ भी मान सकते हो। मैंने A B C D मान लिया। अब उन 4 नंबर्स को हमें मालूम करना है, यानी A B C D की वैल्यू मालूम करनी है। सही है। सवाल को जरा गौर से समझो। Such that their sum is 40। अच्छा, यहां से एक चीज और निकाल लेता हूं मैं। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी ए और डी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर हमेशा आपके पास आएगा बी सी के बराबर। सही है। यहां से मान लो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अच्छा भाई, सच दैट देयर सम इज 40, कहना क्या चाह रहे हैं, सम का मतलब होता है प्लस करना। तो इन सब को प्लस करके हमारे पास आ क्या रहा है 40। तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 40। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि कह ये रहे सवाल में कि इन सब का सम जो है वो 40 के बराबर होने चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। सवाल अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। द रेशो ऑफ द थर्ड टू फोर्थ, यानी मैंने इसको बताया था कैसे पढ़ना है। इस वाले को फर्स्ट, इस वाले को सेकंड, इस वाले को थर्ड, इस वाले को फोर्थ। तो क्या रहा है, द रेशो ऑफ थर्ड टू फोर्थ यानी सी रेशो डी बराबर है किसके, इस 3 रेशो 5 के बराबर है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी अपॉन डी इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। और अगर यहां से मैं सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 अपॉन 5 डी। इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। सही है। अच्छा, आखिरी जो चीज लिखी है, द डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फोर्थ इज 5। सेकंड एंड फोर्थ का डिफरेंस आपको पता है माइनस कराने को कहते हैं। तो सेकंड है बी और फोर्थ है डी, तो बी माइनस डी यानी इन दोनों का डिफरेंस, बी माइनस डी का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ये बराबर है 5 के। अगर यहां से मैं b की वैल्यू को अलग करूं तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू डी प्लस 5 या 5 प्लस डी, दोनों ही की बात है। माइनस डी इधर आके प्लस डी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। सही। अब मसला ये है कि इनमें से ए बी सी डी एक की भी वैल्यू हमें दी नहीं है। सही, ना ही ए की, ना ही बी की, ना ही सी की, ना ही डी की। अगर किसी एक की भी देते ना तो बाकी सब हमारे लिए फाइंड करना हलवा था। अब जो आपको मुश्किल आ सकती है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल अगर आप लोग समझना चाहो तो वो पहले स्टेप में आ सकती है। सही, क्या जो पहला वेरिएबल हम निकालेंगे उसमें थोड़ा सा लंबा होगा, मुश्किल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं मुश्किल नहीं है। सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आसान बहुत है, सिर्फ पहले स्टेप में लंबा होगा। लंबी हमें क्या करनी पड़ेगी कि मैं जरा इसको मानते हुए चलूं कि अगर मैं अपने इक्वेशन नंबर 2 में कुछ ऐसा जादू कर दूं
कि मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचे, 4 वेरिएबल है ना ए बी सी डी, मैं चाह रहा हूं कि मैं यार ऐसी वैल्यूज पुट कर दूं इन्हीं में से निकाल के कि मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचे। मान लो मैं ए की जगह उसकी वैल्यू रखूं, बी की जगह उसकी वैल्यू रखूं, सी की जगह उसकी वैल्यू रखूं और डी को रहने दूं, मतलब मेरे पास इस इक्वेशन में सिर्फ डी ही डी हो जाए और डी की वैल्यू आ जाए मेरे पास। कैसे? जैसे ए अगर मैं यहां से निकालूं, सही है, यहीं पे मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि भाई यहां पे हमने क्या लिखा था, ए डी बराबर है बी सी के, सही है। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी अपॉन डी। इसको इक्वेशन 1 मान लो, चलो सही है। अब देखो इक्वेशन 1 की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है। इन तीनों को अगर मैं इक्वेशन 2 में रख दूं तो बुराई क्या है? देखो क्या आता है फिर हमारे पास, पुट, यहां लिख दो द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2, सही। इक्वेशन 2 में रखूंगा तो देखना आप लोग, मेरे पास सिर्फ डी ही डी बचेगा, एक जगह कुछ और बचेगा लेकिन उसको भी हम हटा देंगे। ए की जगह आ जाएगा बी सी अपॉन डी, प्लस बी की जगह आ जाएगा 5 प्लस डी, प्लस सी की जगह आ जाएगा 3d अपॉन 5 और प्लस डी की जगह डी ही रहने दो, प्लस डी की जगह डी ही रहने दो। ये वैल्यूज पुट करना तो आपको समझ आ ही गया होगा। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू 5 प्लस डी, सी की जगह सी की वैल्यू और डी की जगह डी लिख दिया और इज इक्वल टू 40, जैसे इक्वेशन 2 में है। अच्छा भाई अब आ जाओ जरा मेन बातें कर लेते हैं। प्लस का 5 यहाँ आके माइनस का 5 बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा मेरे पास बी सी अपॉन डी, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस का 3d अपॉन 5, इसको भी इसके साथ लिख देता हूं, सही। और यहां से मेरे पास प्लस का 5 यहाँ के माइनस का 5 बन जाएगा, तो यहां से मेरे पास बचेगा 40 में से 5 गया 35 और प्लस डी और प्लस डी, इन दोनों को प्लस कराओगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2d, सही है। अब बेसिक जो हमें मैथ आती है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो ये देखो ये तीनों फ्रैक्शन में, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे d है और आपस में प्लस हो रहे हैं, तो एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम इसका क्या आएगा कि भाई 5 और d का एलसीएम अगर लूं तो 5 1 जा 5 और d एज इट इज आ जाएगा, d 1 जा d, सही है। तो 5d आ गया एलसीएम, यानी 5d इसका एलसीएम होगा। तो जो एलसीएम होता है हमें पता है, उसको नीचे लिख लेते हैं, सही है। एलसीएम का तरीका सीख लो, अगर नहीं आता अभी सीख लो, सही है। जो एलसीएम आता है उसको नीचे लिखते हैं और बारी बारी जिसका एलसीएम लिया होता है ना उसको मल्टीप्लाई कराते हैं एलसीएम से, सही। कैसे? जैसे इन तीनों का एलसीएम लिया 1 2 3, इन 3 टर्म्स का, इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे? अब रफ वर्क में अपना करे बंदा, 5d को पहले मल्टीप्लाई कराओ पहले वाले टर्म से, bc अपॉन d, ये डिसाइड करेगा कि आप इस लाइन के ऊपर क्या लिखोगे। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते, इस लाइन के नीचे तो एलसीएम वाला आ गया, इस लाइन के ऊपर आप अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे, वो क्या लिखोगे वो ये चीज डिसाइड करेगी, सही है। तो जो एलसीएम आया था उसके साथ पहले पहली वाली टर्म को मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहां से मेरे को नजर आ रहा है डी से डी कट हो रहा है और बच क्या रहा है 5bc, सही है। फिर प्लस है तो प्लस डाल दिया, फिर इसी तरीके से 5d के साथ दूसरी वाली टर्म मल्टीप्लाई करा दो, 5d यानी जो एलसीएम आया, एलसीएम के साथ दूसरी वाली टर्म 3d अपॉन 5, इस दफा 5 से 5 कट हो रहा है, d इंटू डी, ये बन जाएगा 3d स्क्वायर, सही है। प्लस इस दफा 2d है तो 2d को एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम में 5d प्लस 2d प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई बाय, एलसीएम से मल्टीप्लाई कराना है तो 5 2 हो जाएगा 10d स्क्वायर, सही। यहां तक बात हल हो गई।
बी की जगह अब मसला ये सारे जगह डी डी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ एक जगह मुझे बी और सी नजर आ रहा है। तो इस बी और सी को हटाने के लिए मैं इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो हमें पता है भाई बी किसके बराबर है, 5 प्लस डी के, चलो लिख दिया 5 प्लस डी। सी किसके बराबर है, 3d अपॉन 5, सही है, प्लस 3d स्क्वायर और 10d स्क्वायर, ये बन जाएगा 13d स्क्वायर, सही है। और 5d को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 175d, सही है। चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, मैं जरा देख लूं नजर आ, हाँ नजर आ रहा। तो 5d यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका 175 ही आंसर आएगा। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा 5 से 5, फिर ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगी तो 5 3 जा 15d प्लस d इंटू 3d प्लस का d, सॉरी 3d स्क्वायर बन जाएगा, सही है। 5 3 जा 15d प्लस 3d स्क्वायर, सही है। मैं बड़े आराम से इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना स्पीड मारने पे तो अभी अगर स्पीड मारता ना ये सवाल अभी तक सॉल्व हो चुका होता। तो बड़े आराम से इसको समझो और जरा गौर से। प्लस का 15d यहाँ के माइनस का 15d बन जाएगा, तो बचेगा कितना 15, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ माइनस होगा, तो 175 में से 15 जाएगा, ये बन जाएगा 160d, और 3 और 13 ये बन जाएगा 16d स्क्वायर, सही है। ये d यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो एक d से एक d कट जाएगा। 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ बचा d इज इक्वल टू 160, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 16 1 से 16, 16 10 से 60, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 10। यानी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाए, बाकी निकालना हलवा है। अब देखो बाकी कैसे निकालते हैं, जैसे b की वैल्यू मेरे निकालना हलवा है। हलवा कैसे भाई, पुट d इन इक्वेशन 4 में रखो। 4 में रखने से हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी, 5 प्लस d है हमारे पास 10, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब भैया 15 हो जाएगा, 5 प्लस d और d है 10, तो 5 और 10 15, b इज इक्वल टू 15। अच्छा d भी आ गया, b भी आ गया, बचा क्या c और a बच गया, सही है। c की भी निकाल सकते हैं हम, पुट, क्योंकि c की इक्वेशन ये है और इसमें d मसला कर रहा है, तो पुट d और इस इक्वेशन का नाम है 3 इन इक्वेशन 3, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 3, d की जगह 10 अपॉन 5, 5 1 5, 5 2 10, ऐसा है कि नहीं है, सही है। तो ये हो जाएगा 3 2 6, c इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू को निकालने के लिए अब आप a की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, मैं ऊपर वाले से निकाल लेता हूं। तो पुट b c एंड d, b c और d तीनों की वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन 1 में, सही है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का सीन हो जाएगा। मैं इसको जरा मैं देख लेता हूँ नीचे नजर आ रहा है कि नहीं, हाँ भाई तो नजर तो आ रहा है। तो a इज इक्वल टू b की जगह आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय c की जगह आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय d की जगह आ जाएगा हमारे पास, d नीचे है ना, तो d की जगह आ जाएगा 10, क्योंकि d की वैल्यू क्या है 10। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये 3 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9। तो a इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 15, d इज इक्वल टू 10। आपको अगर अपने सवाल पे डाउट हो रहा है, आंसर्स पे डाउट हो रहा है, तो चेक कर लीजिए। चेक कैसे कर सकते हैं भाई, इन लोगों ने कंडीशन क्या दी थी भाई, ये सारे आपस में सम होके 40 बनना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं 40 बन रहा है कि नहीं। तो यार a 9 और 6 15, सही है, 9 और 6 15 हो गए, और 15 और 10 25,
और 25 और 15 कितने होते हैं, 40 ही होता है ना। तो यानी इन सबको प्लस करके हमारे पास क्या आने वाला है, 40 आने वाला है, सही है। तो यानी हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट आया, सही है। तो जब करेक्ट आए तो इसको नोट कर लो, और ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं, सही है। तो यही तरीका है, इसको नोट कर लो ताकि मैं फिर अगला सवाल करूं, सही है। तो मैं जरा इसको मिटाने जा रहा हूं। अच्छा भाई, तो अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके से प्रोपोर्शंस का ही है, और बड़े आसान और बड़े मीठे मीठे सवाल है, बड़े प्यार प्यार से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन टेंशन लेके करोगे तो कभी भी ये सवाल होने वाले नहीं है, सही। 14वां सवाल, 14वां सवाल जो है हमारे पास, 14वां सवाल जो है हमारे पास वो है फाइंड 4 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल। ये भी प्रोपोर्शनल है, 4 नंबर है, यानी यार सीधा सीधा लिखो A/B प्रोपोर्शन C/D, क्योंकि हमें प्रोपोर्शन का मतलब पता है, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किए। 4 नंबर है, 4 नंबर को हमने A B C D मान लिया है। अच्छा, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज 200, यानी या पहले इसके साथ डील कर ले। यहाँ पे मीन का प्रोडक्ट यानी BC यानी AD बराबर हो जाएगा BC के, यही चीज है ना। और यहां से हम अगर A की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा BC/D, जैसे पिछले इक्वेशन में किया था, इक्वेशन नंबर 1। सेम टू सेम पिछले इक्वेशन की तरह तरीके करने, घबराना नहीं। बोले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है 200 के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम किसको कहते हैं, पहला वाला और आखिरी वाला, ये एक्सट्रीम है हमारे पास। तो यानी AD बराबर है किसके, 200 के, सही है। यहां से A की वैल्यू निकाल लो तो बुराई क्या है, तो ये आ जाएगा A = 200/D, सही है। अच्छा, ये इक्वेशन 2 बोल दिया इसको। एंड द रेशो ऑफ सेकंड टू फर्स्ट इज 2:1। सेकंड टू फर्स्ट, सेकंड टू फर्स्ट, सही है। सेकंड टू फर्स्ट यानी B/A, A/B नहीं, A/B कतन नहीं होगा, B/A। सेकंड टू फर्स्ट, टू के बाद जो आता है वो बाद में ही आता है। तो सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट है हमारे पास A, और इसका रेशो बराबर है 2:1 के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B/A = 2/1, और यहां से हमारे पास B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2A। बताने की जरूरत तो नहीं है कि किस तरीके से आई, बस लिख लो कि इस तरीके से, सही। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया हमने, सही। ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, सवाल खत्म हो गया कि नहीं। अच्छा, आखिरी पार्ट रह गया, एंड ऑफ द सेकंड टू फोर्थ इज 1:4। सेकंड टू फोर्थ यानी B/D हमारे पास बराबर है 1:4 के। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B/D = 1/4। यानी अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो मुझे इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, सही है। तो मैं अगर इसको उल्टा कर लेता हूं, मेरा दिल कह रहा है इसको उल्टा करूं, तो ये D/B बन जाएगा। तो मैं कहता है एक साइड को उल्टा करना तो दूसरे साइड को भी उल्टा ही करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 4/1, अपॉन में 1 लिख देंगे, B यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा D = 4B। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब सवाल की कहानी हो गई खत्म। अब हम अपना जवाब की तरफ बढ़ जाते हैं। जवाब की तरफ बढ़ते हैं तो यारो, मैंने अभी कहा कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए ना, बाकी सारा हलवा। तो उस एक वेरिएबल की वैल्यू देखो अब हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने इस D को इसमें पुट कर देता हूं, सही। देखते जवाब में करता क्या हूं। इस D को मैंने इसमें पुट कर दिया, यानी पुट, इस इक्वेशन का नाम है 4, इस इक्वेशन का नाम है 2, तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, सही। तो यारो ये मेरे पास आ जाएगा A = 200/4D, 4B, सॉरी, ऐसा है क्या, नहीं है। A = 200/D, D की जगह क्या लिख दिया मैंने, 4B। 4 1 4, 400 450, सही है। अच्छा भाई
यहां तक क्लियर है। b बराबर है 2a के, ऐसा है कि नहीं है? b बराबर है 2a के, तो यारो ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 50 अपॉन b आ गया, ऐसा है कि नहीं है? अच्छा b की वैल्यू मुझे पता है 2a, तो पुट, इसको नाम दे देते हैं, कुछ और नाम देते हैं, 4 तक हो गया, इसको इक्वेशन 5 नाम देते हैं। पुट b वाली इक्वेशन का नाम है 3 इन 5, सही है? तो ये हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 50 अपॉन b जो है वो बराबर है 2a के, ये 2 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये 2 इससे डिवाइड ही करा दो, 2 अंदर 2, 225 से, सही है? और a यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर को हटाना है तो रूट लगाना पड़ेगा बोथ साइड, सही है? तो स्क्वायर से रूट हटा, 25 का रूट होता है 5, सही? तो a इज इक्वल टू 5, एक आ गई, बाकी आसान है। तो देखो कैसे आसान है, a की आ गई, a से मैं b की भी निकाल सकता हूं, कैसे? पुट a इन इक्वेशन 3, तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 5, a की जगह आ गया 5, तो b इज इक्वल टू 10। b के जरिए मैं d की भी निकाल सकता हूं, पुट b इन इक्वेशन 4, पुट b इन इक्वेशन 4, सही है? तो ये आ जाएगा मेरे पास d इज इक्वल टू 4, अरे यार, d इज इक्वल टू 4, b की जगह आ जाएगा हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 40। भाई a भी आ गया, b भी आ गया, d भी आ गया, c निकालना कोई मुश्किल काम है? मैं अगर इस इक्वेशन से निकाल लूं c, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, c की वैल्यू आ जाएगी। तो यारो इससे अगर मैं c को इस तरीके से करूं कि बजाय इसको लिखने के, सही है, डायरेक्ट मैंने मान लो इसको ये अपना इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, सही? डायरेक्ट अब b d b a, यहां मैं लिख देता हूं यार, पुट a b एंड d इन इक्वेशन 1 में रख देता हूं, तो ये आ जाएगा a की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय d की जगह 40 इज इक्वल टू के बाद c को ही रहने दो, सही? b यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाके डिवाइड करा दो, हमने शॉर्टकट अपनाना है। b जो है वो 10 के बराबर है, तो 0 से 0 कटा, 5 4 जा 20, c इज इक्वल टू 20। आंसर को वेरीफाई तो करना ही होता है, क्योंकि हमें शक होता है कि हमारे नंबर ना कट जाए, सही है? जो काबिल तरीन स्टूडेंट होते हैं ना, तो होना चाहिए। आंसर हमने अपना चेक करना है, इसी इक्वेशन से चेक कर लो। मानो क्या कह रहे हैं, a और d को मल्टीप्लाई कराओगे b और c के बराबर आएगा, तो यारो a और d को मल्टीप्लाई कराओ, 5 40 जा कितना होता है? 5 40 जा या 45 जा 200 होता है, और इज इक्वल टू b और c को 20 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी किसके बराबर आता है? 200। तो भाइयों इक्वल आ रहे हैं, तो यानी हमारे आंसर्स क्या है? करेक्ट है, सही है? तो जल्दी जल्दी उसको अपनी कॉपी में नोट करो, और ऐसा सवाल एग्जाम में है तो बिल्कुल यही मेथड, इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम, सही है? तो बिल्कुल घबराना नहीं है इस सवाल को देख के, सही है? अच्छा भाई, तो मैं जरा इसको हटा दे रहा हूं, हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, इसका सॉल्यूशन देख लो। 13वां हो गया, 14वां हो गया, 15वां पे आ जाओ। फाइंड द नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सच दैट देयर सम इज 13 एंड प्रोडक्ट इज 27।
कौन सा प्रोपोर्शन है भाई? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसा होता है? ऐसा होता है a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, यहां से हमारे पास हमें क्या पता है भाई? ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है, तो b इंटू बी बी स्क्वायर, a इंटू सी ए सी, यानी ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सच दैट दियर सम इज 13, यानी इन तीनों का अगर आप प्लस करोगे तो इसका सम कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13। सही है, मान ली। ये भी तुम्हारी बात मान ली बोलो, तुम्हारी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? एंड प्रोडक्ट इज 27, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 27 आना चाहिए। तो यानी a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू 27। अच्छा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। a b और c की वैल्यू निकालनी है। अब जरा देखो, गौर से देखो, अगर मैं यहां से b को यहां से नीचे ले जाऊं तो देखो होता क्या है। तो होगा कुछ यूं कि इक्वेशन 3 को ही इस्तेमाल करते हुए, यहां मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 3 को इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कि मैंने इसको कर दिया AC इज इक्वल टू 27 अपॉन बी। अब देखो यहां पे भी AC है, यहां पे भी AC है। AC किसके बराबर है? 27 अपॉन बी। तो मैं AC की जगह लिख सकता हूं 27 अपॉन बी। तो पुट क्या लिख दूं इसको? इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। तो पुट इक्वेशन 4 इन 1। तो भाइयों आप तो कह रहे होंगे कि b की वैल्यू तो फट से आ गई, पटापट से आ गई, जट से आ गई। सही है, बी स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं है। b की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये बाकी वैल्यू देखना कैसे दिक्कत करती है। दिक्कत नहीं, बस आसानी है। AC की वैल्यू 27 अपॉन बी, बी यहाँ डिवाइड और वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा b क्यूब इज इक्वल टू 27। हमें b क्यूब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ b चाहिए। क्यूब को हटाने के लिए, जैसे स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट, क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट, तो लगाएंगे भैया दोनों तरफ क्यूब रूट। क्यूब रूट से भी आप लोग ऑपरेशंस कर चुके हो, आपका वास्ता क्यूब रूट से भी पढ़ चुका है 9th क्लास में। सही है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां से ये कट जाएगा, और 27 का अगर क्यूब रूट निकालना है तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। सही, इसमें होता क्या है? अगर स्क्वायर रूट है तो दो का पेयर बनेगा और उसकी जगह एक नंबर आएगा, लेकिन अगर क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर बनेगा, उसकी जगह एक नंबर आएगा। सही है, तो 3 3 सेम और उसकी जगह 1 3। सही है, तो यानी 27 का क्यूब रूट जो होता है हमारे पास, होता है हमारे पास 3 के बराबर। तो b इज इक्वल टू 3। सही है, बच गया a और c। सही है, अच्छा चलो मान लो मैंने a b की वैल्यू को किस में रख दूं? b की वैल्यू को इसमें रख देते हैं। सही है, तो ये आ जाएगा मेरे पास पुट b इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा b की जगह अगर मैं लिख दूं 9, b की जगह लिखूंगा 3 और b पे स्क्वायर है तो 3 पे स्क्वायर भी आ जाएगा। मैं यहाँ लिख शो कर देता हूँ, चलो AC। सही है, तो a की जगह क्या लगा है? अच्छा भाई, तो ऐसा कर लेते हैं, कैसा करना है? ऐसा कर लो कि कैसा कर लो? ये तो हो जाएगा 9। इसमें कुछ ऐसा कर लेते हैं कि अगर मैं a की वैल्यू को यहां से निकालूं, अच्छा सॉरी समझ आ गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। मैं भी सोच रहा हूँ मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। गलत नहीं हो रहे हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। 3 की जगह आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
27/b, ऐसा है कि नहीं है? हाँ, मैं जरा दोबारा चेक कर लेता हूँ। ए सी की जगह आएगा 27/b, बी की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है ना, तो बी की बार बार क्यों निकालें हम। चले मैं जरा इसको चेक करता हूँ। बी की वैल्यू तो 3 आ गई है, सही है। अगर हम इसको इस बी को इस वाले में रख देते हैं, 4 वाले में रखते हैं, तो देखो क्या आता है। ए सी मुझे लगता है ना हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसमें से एक वेरिएबल को अलग कर लेते हैं, सही है। जैसे मान लो इक्वेशन 2 को हम इस्तेमाल कर, इक्वेशन 2 को नहीं, या फिर क्या आ रहा है यार, ये मसला क्या आ रहा है। जैसे चेक करते हैं इसको जरा, 1 मिनट। अच्छा भाई, तो गलती यहाँ पे हमसे कुछ भी नहीं हुई। जब मैंने इसको पूरा एग्जामाइन किया, पूरा गौर से देखा, मैंने वीडियो इसीलिए स्टॉप की ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना बने, सही। तो मैंने इसको देखा कि भाई इस तरीके से करना चाहिए कि बुक के आंसर्स भी मैंने चेक किए। अगर मैं इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से कुछ कर दूं, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए मैं a की वैल्यू निकाल दूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा b² सही है। इसको पुट a एंड b, इसको हम रख देंगे किसमें, इक्वेशन 2 में, सही है। तो पुट a एंड b इन इक्वेशन 2, सही है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सही है। तो a की जगह आ जाएगा b² और प्लस b की जगह आ गया 3 प्लस c की जगह आ गया c = 13, प्लस का 3 आ गया माइनस का 3 बन जाएगा, और b की वैल्यू है 3, सही है, और 3 पे स्क्वायर भी है तो ये आ जाएगा 9, सही है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, b की जगह आ जाएगा 3 और उस पे स्क्वायर अपॉन c प्लस c, और प्लस का 3 आ गया माइनस का 3, तो 13 में से 3 गया 10 बचा, ये बन जाएगा 9 अपॉन c और प्लस c = 10। अच्छा, एक फ्रैक्शन में एक होल नंबर है, तो एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास सिर्फ c, और नीचे 1 है तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई 9 और c इससे हो जाएगा तो हो जाएगा c², सही है। ये बाकी तरीके आपको आते हैं, जो एलसीएम आता है उसको बारी बारी एक से मल्टीप्लाई कराओ, प्लस का c यहाँ डिवाइड और वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 + c² = 10c, सही है। प्लस का 10c वहां जाएगा तो ये माइनस का 10c बन जाएगा, और ये बना देता हूं मैं इसको c² - 10c + 9, सही। c² को पहले लिख दिया, फिर -10c लिख दिया, फिर प्लस का 9 लिख दिया, = यहाँ पे कुछ नहीं बचा इसलिए 0 लिख दिया। ये स्टेप अगर समझ नहीं आया तो ये मैं जरा दोबारा समझा देता हूँ कि भाई हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो गया अपॉन c प्लस c, सही है। अब एक फ्रैक्शन में हो और दूसरा ऐसे खाली हो तो हम एलसीएम लेके करते हैं। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, और डिनोमिनेटर्स में सिर्फ c है तो मुझे पता है भाई एलसीएम में सिर्फ c आना है। फिर जो एलसीएम आता है यानी c आए तो उसको बारी बारी एक एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी पहले 9/c से कराएंगे तो c से c कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9, और फिर इस c से कराएंगे, इस c से एलसीएम को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा c × c², तो यहाँ पे इसीलिए मैंने c² लिखा। अच्छा, अब यहां से हम c की वैल्यू कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे कि यहाँ पे हम करेंगे भैया मिडिल टर्म ब्रेक, सही है, जो कि आप 9th क्लास में कर चुके हो। मिडिल टर्म ब्रेक, मिडिल टर्म ब्रेक में होता है क्या है कि भाई c², इसका मिडिल टर्म ब्रेक बड़ा ही आसान है, -c और ब्रैकेट डाल देता हूं मैं +9 = 0। अब यहाँ पे कुछ दो नंबर आएंगे। मिडिल टर्म ब्रेक में होता है क्या भाई, इस टर्म को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। ऐसे तोड़ना है कि इसको प्लस या माइनस कराओ तो हमारे पास 10 बन जाए, और उसको मल्टीप्लाई कराओ तो 9 बन जाए, सही है। तो मेरे को पता है भाई अगर मैं 9 + 1 करता हूं तो 9 + 1 किसके बराबर होता है 10, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो 9, सही है। तो ये आ जाएगा c² - 9c -
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 को c से मल्टीप्लाई करो तो c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई यहां से मेरे पास बच जाएगा c कॉमन निकाल लूं, दो टर्म से कॉमन निकालते हैं ना, c से कॉमन निकालूं तो यहाँ आ जाएगा c माइनस 9, सही है। और यहाँ से माइनस कॉमन कुछ नहीं है तो 1 निकालना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस का c माइनस प्लस माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, सही है। ये मिडिल टर्म ब्रेक आप लोग कर चुके हैं, इसलिए जरा मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। दोनों टर्म में से कॉमन है c माइनस 9 और यहाँ से बच गया हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज करते हैं जो मैं यहाँ पे कर देता हूं, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूं, हम लिखते हैं आइदर, सही है। आइदर करके हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि भाई या तो ये देखो ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। तो ये दोनों ब्रैकेट जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यानी ये ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लाके डिवाइड करा दूं 0 से तो ये पूरी चीज हो जाएगी 0, बचेगा क्या c माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सही है। इस बात को जरा समझो कि भाई c माइनस 9 है ना, c माइनस 9 और इज इक्वल टू ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रही थी तो मैंने यहाँ 0 से डिवाइड करा दी c माइनस 1, तो जब 0 से कोई भी चीज डिवाइड होता है तो उसका आंसर 0 ही आता है, तो c माइनस 9 किसके बराबर आ गया 0। या तो ऐसे हो सकता है और या तो इसको छोड़ के इसको इधर ले आओ तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सही है। तो यानी c माइनस का 9 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 9 और यहाँ माइनस का 1 वहां जाके हो जाएगा प्लस का 1, तो यानी c की वैल्यू 9 भी हो सकती है और 1 भी हो सकता है, सही। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कौन सी हमने रखनी है कौन सी नहीं रखनी, आपने दोनों को ही लेके चलना है क्योंकि बुक में दोनों वैल्यूज है, सही है। अच्छा b की भी आ गई c की भी आ गई, अब बारी रह गई a की, तो a के लिए कौन सी इक्वेशन को चूज करूं यार, इसी से ही कर लेता हूं। a इज इक्वल टू जब अगर c 9 है व्हेन c इज 9, व्हेन c इज इक्वल टू 9 तो a देखो किसके बराबर आ रहा है, a b स्क्वायर है यानी b की जगह 3 और 3 का स्क्वायर 9 अपॉन c, c की जगह भी 9, 9 1 9 9 1 9, तो a इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर व्हेन c इज इक्वल टू 1, अगर c हमारे पास 1 के बराबर हो तो ये मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 9 अपॉन 1 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 9, सही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई या तो वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, b की वैल्यू a की वैल्यू है 9, पहले वाले में देखो a की वैल्यू 1, उस टाइम b की वैल्यू तो 3 है दोनों के लिए और c की वैल्यू 9, सही। या तो ये हो सकता है और a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 ही है दोनों के लिए, सही। तो या तो ये इसका जवाब है, सही है। या तो ये वैल्यूज होंगी या ये वैल्यूज होंगी, सही। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। टाइम थोड़ा ज्यादा ले गया लेकिन फिर आसान है, इजी है, कोई मसला नहीं है इसमें, सही। तो मैं जरा इसको मिटा दे रहा हूँ और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जरा जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है x इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y, यानी x और y के दरमियान में जो रिलेशन है वेरिएशन का वो कैसा है, डायरेक्ट का है। तो डायरेक्ट का रिलेशन हम कैसे जाहिर करते हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, सही है। तो यहां से अगर हम कुछ बातें निकालना चाहे, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल आता है, कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हम लगाते हैं k यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू के वाई। यहां से अगर मैं निकालना चाहूं k की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ भी है कि जब x 9 के बराबर था तो y 15 के बराबर था, तो x 9 y 15, सही है। 16 सवाल ही कर रहे हैं ना, जब x 9 के बराबर था तो y 15 के बराबर था, सवाल के मुताबिक ही चल रहे हैं। 15 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 9 अपॉन 15, सही है।
3 3 9, 3 5 15, तो k इज इक्वल टू 3/5। सही, ये k की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाली। व्हेन y इज इक्वल टू x जब 9 था तो y 15 था। बोले जब y 10 है तो x बताओ। फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 10। जब y इज इक्वल टू 10 हो, यानी रिलेशन हमारे पास यही इस्तेमाल होगा, x बराबर है किसके, k y के। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी जब y किसके बराबर हो, 10 के। जब y 15 के बराबर था तो x 9 के बराबर था। अब y किसके बराबर है, 10 के, तो x किसके बराबर होगा। सही है, k की वैल्यू हमें पता है 3/5, ये हो जाएगा 5 1 5 5 2 10 और 3 2 6, तो x इज इक्वल टू 6। सही, ये हमारे पास आ गई आंसर। कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। बोले x वेरीज डायरेक्टली एज y, ये मैंने याद लिख दिया, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y के x प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा इक्वल है और एक कांस्टेंट लगता है, ये बात फिजिक्स में हम जान चुके हैं। अच्छा, यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली, जब हमें यहाँ पे बोला गया था x 9 है तो y 15 है। सही है, तो x 9 रखा, y 15 रखा, इसके हमारे पास k की वैल्यू आ गई। फिर हमें बोले x की वैल्यू बताओ जब y इज इक्वल टू 10 हो, तो हमने रखा y इज इक्वल टू 10 और उसके मदद से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली। सही है, तो ये हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे, तो जरा मैं इसको हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है भाई, इफ y वेरी कर रहा है इनवर्सली यानी 1 ऊपर और जो जिसके साथ रिलेशन है यानी x के साथ है वो नीचे। इनवर्स का रिलेशन हम ऐसे जाहिर करते हैं। सही, 1 ऊपर आता है और जो जिसके साथ रिलेशन होता है उसको नीचे रखता है। सही, तो यहां से हमारे पास कुछ इस तरीके से आ सकता है कि भाई y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/x। सही है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, एक कांस्टेंट आ गया और ये बन जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू k/x। सही है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, जब x बराबर था 7 के तो y बराबर था 3 के, तो x बराबर था 7 के तो y बराबर था किसके, 3 के, यानी x नीचे और k ऊपर। बिल्कुल इसी तरह y की जगह 3, x की जगह 7, k की जगह k, 7 3 से 21 तो k की जगह आ जाएगा 21। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड x मालूम करो जब y किसके बराबर हो, 2 1/3। सही है, अब इसी रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम निकालेंगे। बोले फाइंड x, यहां मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू k/x। सही है, x मालूम करो जब y बराबर हो किसके, 2 1/3। सही है, तो y की जगह मैं लिख देता हूं 2 1/3, मिक्स नंबर दिया हुआ है, k की जगह आ जाएगा 27, x की जगह x, ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1 7। सही, इन नंबर्स को सॉल्व करना हमने बचपन में सीखा है। ये हो जाएगा 27/x, उल्टा कर दो, x को ऊपर ले आओ, या फिर ऐसे कर लेते हैं, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, और ये बन जाएगा 7x 27 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। अच्छा, 7 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 3/7। 7 1 7, 7 3 21, 3 3 9, तो x इज इक्वल टू 9। सही, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 भी। अब आ जाओ जरा अपना क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। सही है, अरे 16वां और 17वां क्वेश्चन भी हो गया, जरा इसको मिटा दे रहा हूं। 16वें 18वें 17वां हो गया। 18वें क्वेश्चन के 3 पार्ट है। बोले इफ a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, शो दैट b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। सही है, तो जरा इसको शुरू ऐसे करना है भाई, बोल क्या रहे हैं, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है और हमने शो क्या करना है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी इसको चलाते हुए हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। सही है, चलो मान लिया, हमें पता है a प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, चलो इसको भी मान लिया, यानी हमने पहले b लाना है। सही है, और फिर उसके बाद a आना चाहिए। सही है, तो चले इसको देखते हैं कैसे करना है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि अल्लाह आपका भला करे, k यहाँ डिवाइड हो रहे वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा दूं, सॉरी मल्टीप्लाई हो वहां ले जाके डिवाइड करा दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू a/k। इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सही है, अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे अलग करना चाहूं तो ये मेरे पास इस तरीके से अलग हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1/k मल्टीप्लाई बाय a। सही है,
वापस अगर मल्टीप्लाई करूं तो 1 को a से मल्टीप्लाई करूं a और k उसके नीचे आ जाएगा। सही, यही बात है। ये चीज क्या है, k कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट हटाता हूं, यानी अगर हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है, लेकिन जब मैं इक्वल और कांस्टेंट हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी आएगा। यहाँ पे भी यही होगा, इक्वल और कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी आएगा। सही, इस बात को सीख लो। कांस्टेंट हटाओगे तो इक्वल और प्रोपोर्शनलिटी आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो इक्वल और कांस्टेंट आएगा, लेकिन अगर इक्वल और कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। तो इक्वल और ये कांस्टेंट, इसको हटा रहा हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन। तो बी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, और ये हमारे पास हो गया प्रूव्ड। सही, तो इसको जरा जल्दी जल्दी उतार लो। अच्छा, दूसरा जो इसमें हमने प्रूफ करना है वो है ये कि भाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। सही, मान लो या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। जो हमने प्रूफ करना है वो ये है, एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। बी डायरेक्टली अच्छा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। सही है, शो दैट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। सही, हमने ये प्रूफ करना है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, या फिर अभी से इक्वेशन 1 नाम 1 2 ना दो, इसको जरा ऑपरेशन करें इसकी। a इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट और इक्वल आएगा, इक्वल डाल दिया, कांस्टेंट भी डाल देते k और b। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट और इक्वल आएगा। सही, इक्वल आएगा k c। सही, यहाँ पे k1 कर देता हूँ, यहाँ पे k2 कर देता हूँ। सही, चेंज लाने के लिए। अच्छा भाई, यानी मैंने करना कुछ इस तरीके से है कि मेरे इस साइड लेफ्ट साइड पे a ही रहे और राइट साइड पे c रहे। सही है, और मेरे पास b नहीं आना चाहिए। मेरे पास दो इक्वेशंस बनी है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। सही, पहली बात यार, मेरे तो लेफ्ट साइड पे a होना चाहिए, यानी मुझे इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड इसमें तो a है ही नहीं, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि भाई मेरे पास उसमें b नहीं होना चाहिए, तो यहां से b को हटाना पड़ेगा। b को हटाने के लिए अगर मैं उसकी जगह उसकी b की वैल्यू रख दूं, यानी मैं अगर इसको ऐसा कर दूं, पुट 2 in 1, तो कैसा रहेगा। सही है, b की जगह b की वैल्यू, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, a इज इक्वल टू k1 और b की जगह क्या आ जाएगा, k2c। अच्छा, तो ये आ जाएगा मेरे पास a इज इक्वल टू k1 k2c। अच्छा, k1 और k2 क्या है, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, और कांस्टेंट और इक्वल हटेगा तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट और इक्वल हटेगा तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल और कांस्टेंट आता है, लेकिन इक्वल और कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी आता है। तो इक्वल और कांस्टेंट हटा तो प्रोपोर्शनलिटी आ गया। तो ये चीज भी हमारे पास प्रूव हो गई। अच्छा भाई, अब जो लास्ट चीज है, थर्ड चीज, ये जो इन्होंने बड़ी लंबी की हुई है इसमें, तो इसको जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको जरा मैं मिटा दे रहा हूं, बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। क्या ये रहे, इफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी मैं डायरेक्ट इसको कह दूं कि भाई a इज इक्वल टू के बी। सही, आगे और भी है, b इज डायरेक्टली, तो इसलिए यहाँ पे k1 कर देता हूँ। b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, तो ये आ जाएगा b k2c। सही, बताने की जरूरत नहीं है क्यों है और कैसे है। सही, k1 और k2 इसलिए किया मैंने ताकि चेंज दिखे। देन शो दैट a प्लस b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के। यहाँ पे देखो जरा, मैं इन चीजों को लिख देता हूँ जो हमने प्रूफ करना है। a माइनस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c और अंडर रूट ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। सही है। अच्छा, पहले वाले को देखो, इसमें a और b प्लस हो रहा है तो हम प्लस करा देते हैं, ऐड करा देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। सही है, तो जब मैं ऐड कराऊंगा लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी तो ये हो जाएगा a प्लस बी। सही है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से ऐड होगी तो ये आ जाएगा k1 b प्लस k2 c। सही है, k1 b प्लस k2 c। लेफ्ट हैंड साइड से प्लस हो गई, राइट हैंड साइड से प्लस हो गई। सही है। अच्छा, b मुझे इस साइड पे दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे b आ रहा है,
तो मतलब मुझे बी को हटाने के लिए बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सही है, ये एलिमिनेशन के चैप्टर में हमने तो यही तो सीखा है। एक चीज को अगर आप हटाओगे तो उसकी जगह आप उसकी वैल्यू रखोगे। सही है, K1 बी की जगह आ जाएगा इसका, बी की वैल्यू क्या है K2C, तो ये आ जाएगा बी की जगह K2C। सही है, प्लस K2C। अगर मैं इसमें से ऐसा कर दूं कि मैं यहां से सिर्फ C को कॉमन ले लूं, K2 भी कॉमन है लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं सिर्फ C को कॉमन ले रहा हूं, तो C को मैंने कॉमन निकाल दिया, यहां से C बाहर आ गया तो यहां पे बचा हमारे पास K1 K2 प्लस यहां से C बाहर आया तो यहां पे मेरे पास बच गया सिर्फ K2। अब ये देखो K1 K2 और ये K2 ये तीनों आपस में क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं इस पूरे कांस्टेंट को हटाऊं और इस इक्वल को भी हटाऊं तो कांस्टेंट और इक्वल हटता है तो क्या आता है, तूफान आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ही आता है ना, तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। एक चीज प्रूव हो गई। दूसरी चीज में हमने क्या कराना है, दोनों को माइनस कराना है। सही है, तो A माइनस B कराना है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये हमने बचपन में सीखा है, फ्रॉम वाला बाद में आता है। सही है, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है। सही है, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, तो इसीलिए पहले हमें A को लाना है, तो इसलिए मैंने 1 को पहले बाद फ्रॉम के बाद डाला, तो ये आ जाएगा A माइनस B इज इक्वल टू K1B माइनस K2C। सही है, इसी तरीके से B को हटाना है, B की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा A माइनस B इज इक्वल टू B की जगह आ जाएगा K2C माइनस K2C। अच्छा, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे C को कॉमन लिया था वैसे यहाँ पे भी C को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा A माइनस B इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ से C बाहर आ गया तो K1 और K2 बच गया, और यहाँ से C बाहर आया तो यहाँ बच गया सिर्फ माइनस का K2, और ये पूरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट और इक्वल जब हटता है तो हमारे पास क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो ये आ जाएगा A माइनस B प्रोपोर्शनल C। दूसरी चीज भी प्रूव हो गई। तीसरी चीज पे आ जाओ भैया। तीसरी चीज में क्या कह रहे हैं, बड़ा सिंपल है, A और B को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। सही है, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यह आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू K1 B मल्टीप्लाई बाय K2B K2C। सही है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, B की जगह B की वैल्यू रख लेते हैं, तो यह आ जाएगा A इंटू B इज इक्वल टू K1 और B की जगह आ जाएगा K2C। सही है, B की जगह आ जाएगा K2C और यहाँ पे K2C, K2 इंटू K2, तो ये बन जाएगा K2 का स्क्वायर, K1 एज इट इज आ जाएगा, K2 का स्क्वायर बन जाएगा, C इंटू C का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखो ये चीज है हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, चलो मान लो स्क्वायर हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, रूट लगा दिया, C से तो स्क्वायर हटाना ही है ना, भले इस वाले से हटे ना हटे, तो C से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाया, अब C जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट K1 K2 पे स्क्वायर, इसको अंदर ही रहने दो, भले बाहर करो अंदर रहने दो कोई बात नहीं। ये जो चीज है ये हमारे पास है कांस्टेंट K1 K2, उस पर रूट लगाओ, जो भी लगाओ ये हमारे पास कांस्टेंट ही रहने वाला है। बच गया C जो है वो रूट से बाहर आ गया क्योंकि उस पर स्क्वायर था, तो जब कांस्टेंट और इक्वल हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और आगे बचा था हमारे पास C। तो ये तीसरी चीज भी हमारे पास प्रूव हो गई है। सही है। अच्छा भाई, लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, और बिल्कुल बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन। सही है,
तो मैं जरा इसको मिटा दे रहा हूँ और अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर हमारा एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम अपने अगले लेक्चर में मैं आपको फिर एक्सरसाइज 9.2 जिसके क्वेश्चंस आते रहते हैं बोर्ड में, सही है, बहुत आते हैं, तो उसके भी इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसको देख लो। इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 10, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड x y व्हेन x इज इक्वल टू 3। मतलब असल मतलब इनका है कि x और y के दरमियान आपस में रिलेशन क्या है, सही है। तो चलिए जरा इनका इच्छा पूरी कर लेते हैं, इनकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं कि इनके लिए x और y का रिलेशन निकाल लेते हैं, सही है। तो ये आ गया पहली चीज इन लोगों ने हमारे पास दी हुई है y इज इक्वल टू a प्लस बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। दूसरी चीज इन लोगों ने मुझे दी है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू kx, चूंकि दो प्रोपोर्शनल है इसलिए a के साथ 1, एक k के साथ 1 लगाया, 1 इसलिए लगाया क्योंकि दूसरा प्रोपोर्शनल वाला भी है। दूसरा क्या है b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, तो b इज इक्वल टू k x स्क्वायर, k के साथ 2, सही है, वो 1 ये 2, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। इन दोनों को अगर मैं इसमें पुट कर दूं, पुट 2 and 3 in 1, तो ये मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू k1x प्लस k2x का स्क्वायर, सही है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, सही। अब जो फिलहाल जो कहते जा रहे हैं उसको मानते जाओ क्योंकि एनर्जी लेवल हमारा भी डाउन हो चुका है। When x is equal to 1, y is equal to 4, भाई जब x 1 था तो y 4 था, जरा इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। y जब 4 आया कब, जब x बराबर था 1 के, यानी k1 x की जगह 1 प्लस k2 x की जगह 1 स्क्वायर, सही। हमारा असल मतलब इसमें भी फिलहाल ये है कि हमारे पास k1 और k2 की वैल्यू आ जाए, तो ये आ जाएगा k1 1 से मल्टीप्लाई होकर k1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और इससे मल्टीप्लाई होकर k2 ही आएगा। ये मेरे पास मान लो इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो मेरे पास इसको। अच्छा ये तो तब था जब x 1 था y 4 था, जब x 2 है और y 10 है, जब x 2 है और y 10 है तो तब देखो इस इक्वेशन का क्या होता है, जो y इज इक्वल टू 10 k1 x की जगह 2 प्लस k2 x की जगह 2 और 2 पे स्क्वायर, क्योंकि x पे इधर स्क्वायर भी है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 इज इक्वल टू k2 k1 प्लस 4 k2, सही है। अच्छा यहाँ से अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करा दूं या फिर अगर वो ना समझ आए तो ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास 2 आ रहा है, 2 k1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आया तो 2 to the 4 होता है, सही है, k2 ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 5 से 10, सही है, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k1 प्लस 2 k2, सही है। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लो। अब देखो k1 और k2 की वैल्यू कैसे आती है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करा दूं तो देखो k1 कैंसिल होता है कि नहीं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कराता हूँ, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को, तो देखो k1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, सिर्फ k2 बचेगा और उसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। मसला ये आ रहा है कि दो वेरिएबल और दो वेरिएबल की एक साथ वैल्यू इस तरीके से नहीं आती, एक को कैंसिल करना पड़ता है। तो देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा जाता है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 में से माइनस करा दे रहे हैं इक्वेशन 5 को, सही। मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगा, तो 5 माइनस 4, सही है, 6 में से 5 को माइनस करा रहे हैं ना, तो 5 माइनस 4 और पहले इस वाले को लिखेंगे इज इक्वल टू k1 प्लस
2k2 माइनस k1 प्लस k2। अच्छा, जो दो टर्म हो और बाहर माइनस हो तो फिर ब्रैकेट लगाते। सही, मैंने किया क्या, इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 5 को माइनस कराया तो 6 ये, अच्छा 6 पहले लिखा इसलिए इसकी वैल्यूज भी पहले आएंगी। तो पहले 5 लिखा और इसका फिर 4 लिखा, लेफ्ट हैंड साइड का माइनस कराया, फिर इसका ये लिखा और इसका ये लिखा और आपस में माइनस कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास बच रहा है 1 बच रहा है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास k1 प्लस 2k2 माइनस k1 माइनस प्लस माइनस k2। सही है, माइनस k1 प्लस k1 कट जाएगा, 2k2 में से एक k2 चला जाएगा तो ये बच जाएगा k2, सिर्फ k2 इज इक्वल टू 1। तो k2 इज इक्वल टू 1, k2 की वैल्यू क्या है भाई 1, तो k2 की 1 है तो k1 की क्या होगी, तो इसको इसमें रख के देखते हैं। तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू k1 प्लस 1, प्लस का 1 यहाँ आके माइनस होगा तो ये बन जाएगा k1 इज इक्वल टू 3। सही है, k2 की वैल्यू 1 थी तो 1 रखा उसकी जगह और 1 को यहाँ लाके माइनस करा दिया तो ये आ जाएगा 3। अच्छा, अब रिलेशन निकालने का टाइम आ गया कि k1 और ये देखो ये y और x का रिलेशन है पहले से ही, लेकिन सिर्फ k1 और k2 की वैल्यू रखनी थी ताकि k1 और k2 हट जाए तो सिर्फ x और y बच जाए। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू k1 की वैल्यू है 3 और x प्लस k2 की वैल्यू 1 तो ये सिर्फ आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास जो रिलेशन मांग रहे थे ये लोग y और x के दरमियान। और फिर आखिर में लोगों ने पूछा है कि भाई जब x 3 के बराबर हो तो y किसके बराबर होगा, तो भैया यहाँ रख दो x की जगह 3, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। सही है, तो ये हो जाएगा 3 3 सा 9 और ये भी 9, 9 और 9 18, तो y इज इक्वल टू 18। सही है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। एक्सरसाइज 3.1 भी खत्म हो गया और उम्मीद करता हूँ समझ आ ही गया होगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल तो इसको थोड़ा सा कहेंगे, ये आखिरी वाले क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा टिपिकल था, बाकी इतना मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। और ये है कि ये जब क्वेश्चन आप करोगे तो आपको अगर इंटरेस्ट से करोगे तो मैथ में मज़ा आने लगेगा। सही, और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है ये। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में अपना अगला लेक्चर शुरू करेंगे और उसमें हम इंशाल्लाह 3.2 के लिए टॉपिक शुरू करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ सवाल भी कर लें। सही, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।